हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो? मज़े में होंगे। ठीक है। तो वीएनएसयू का जो एमएससी सेम वन का जो शेड्यूल है वो शेड्यूल ऑलरेडी पहले ही आ चुका है। ठीक है। तो एमएससी में जितने भी स्टूडेंट्स जो सेम वन में अभी जो है एडमिशन लिया हुआ है उन लोगों का जो एग्ज़ाम है वो सबको पता है कि अभी नवंबर में होने वाला है। ठीक है। 18 नवंबर से आपका एग्जामिनेशन स्टार्ट हो रहा है। तो इस वीडियो में हम लोग जो है वीएनएससी के एमएससी के सेम वन के जो है सिलेबस के बारे में भी बात कर लेंगे। ठीक है। और आपका जो टाइम टेबल है वो भी टाइम टेबल देखेंगे कि अब आपका कौन सा पेपर है, कैसे आपको स्ट्रेटेजी बनानी है। तो पूरा जो जानकारी जो आपकी डिटेल्स है वो इस वीडियो में मिलने वाली है। ठीक है। इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। और वीएनएसयू में जितने भी एमएससी के स्टूडेंट्स हैं उन लोगों को ये वीडियो शेयर करना है, क्योंकि आपको जो इसी प्रकार की जानकारी जो है वो मिलती रहेगी। और आगे आपको जो एग्जामिनेशन के लिए कैसे प्रिपेयर करना है उसकी सारी स्ट्रेटेजी हम लोग इस वीडियो में आपको बनाएंगे। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग बात कर रहे हैं टाइम टेबल की। तो जैसे कि आप सभी को पता है कि उसका टाइम टेबल आ चुका है, तो हम लोग पहले टाइम टेबल देख लेते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग के टाइम टेबल देख लेते हैं कि वीर नर्मद साउथ गुजरात यूनिवर्सिटी का जो प्रोग्राम ऑफ दी एमएससी केमिस्ट्री फर्स्ट सेमेस्टर। ठीक है। यहाँ पे आपने देखा कि वहाँ पे लिखा हुआ है हमारा प्रोग्राम जो है वो फर्स्ट सेमेस्टर के लिए आपका यहाँ पे एग्जामिनेशन जो है नवंबर 2024 में स्टार्ट होने वाला है। उसके रिगार्डिंग हम लोग बात कर रहे हैं। तो देखो, सबसे पहले तो आपका ये होना चाहिए कि पहले जो था वहाँ पे कोरोना की वजह से एमसीक्यू पैटर्न था। तो ठीक है, एमसीक्यू पैटर्न था, तो अभी जो है एमसीक्यू पैटर्न को जो है वो निकाल दिया गया। अभी से आपका रिटर्न एग्जाम होने वाला है, तो सभी जो है वो रिटर्न एग्जामिनेशन होने वाला है। ठीक है। अभी आपका सबसे पहला पेपर 18 नवंबर को होगा। वहाँ पे आपका जो पहला पेपर है पेपर 1 इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का होने वाला है। उसके बाद आपका जो दूसरा पेपर होगा वो 20 नवंबर है। और जो आपका दूसरा है पेपर 2 यानी कि आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हो गया। उसके बाद देखो गया जाएगा तो आपका जो पेपर है वो 22 को होगा। 22 का आपका फिजिकल केमिस्ट्री का जो है वो पेपर है। उसके बाद अगर हम लोग आगे बात करते हैं 26 को जो है आपका पेपर होगा। वहाँ पे आपको पता है कि आपका एनालिटिकल केमिस्ट्री जो है, एनालिटिकल केमिस्ट्री में आपको पेपर 4 में या तो आप इलेक्टिव पेपर ए होगा या आपका इलेक्टिव पेपर बी होगा। तो वहाँ पे आपका एनालिटिकल केमिस्ट्री आ गया। ठीक है। उसके बाद आपका पेपर होगा 28 नवंबर को, जो वहाँ पे आपका जो पहले ये कोर्स नहीं था, अभी जो है वो उसको लाया गया है। तो इस कोर्स का देख लेते हैं हम लोग। तो ठीक है, इस कोर्स के बारे में हम लोग जानकारी लेते हैं। वो आपका हो गया स्किल एनहेंसमेंट कोर्स, केमिकल्स और सोल्यूशन एंड सेफ्टी। तो इसका भी जो है वो आपका पेपर रहेगा। पहले 4 पेपर होते थे, अभी 5 पेपर हो चुके हैं। आपका पेपर 1 इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, पेपर 2 ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, पेपर 3 फिजिकल केमिस्ट्री और एनालिटिकल केमिस्ट्री हो जाएगा एक। और आपका जो 5वां जो पेपर होगा वो होगा स्किल एनहेंसमेंट कोर्स, केमिकल्स, सोल्यूशन एंड सेफ्टी। ये जो वो प्रीवियस ईयर ही इसको इंक्लूड किया गया है, तो अभी से ये कंटिन्यू रहेगा। जैसे कि आपका एनईपी 2020 है तो एनईपी 2020 के अकॉर्डिंग ये सब कुछ होगा। तो ठीक है। तो अभी हमें ये पता चल गया कि हमारे जो डेट्स कौन से डेट को हमारा एग्जामिनेशन है, हमें कैसे प्रिपेयर करना है। तो हम लोग आगे देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग सिलेबस देख लेते हैं कि आपका हमारा जो सिलेबस है, कैसे सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको जो है वो प्रिपरेशन करनी है। ठीक है। तो अभी हम लोग सिलेबस की बात करें तो देखिए, ये ऑफिशियल सिलेबस है जो कि जून 2023 से एनईपी 2020 के लागू होने के बाद जो है वहाँ पे एप्लीकेबल किया गया है। ठीक है। तो देखिए, वीर नर्मद दक्षिण गुजरात यूनिवर्सिटी के सिलेबस की बात करें हम लोग पेपर 1 के लिए इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ठीक है। एमएससी सेम 1 के लिए, तो एमएससी सेम 1 के लिए इनऑर्गेनिक का जो सबसे पहला पेपर है, पेपर में 4 टॉपिक्स हैं। ठीक है। सबसे पहला हम लोग यूनिट 1 की बात करें तो वहाँ पे होगा आपका सिमेट्री एंड ग्रुप थियरी इन केमिस्ट्री एंड इट्स एप्लीकेशन। ठीक है। यहाँ पे आ गया आपका पूरा सिमेट्री आ गया कि आपको वहाँ से सिमेट्री के बारे में दिखाना होगा। रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए ग्रुप हो गया, आपका प्रिपरेशन ऑफ मैट्राइसिस है, वेक्टर मैट्राइसिस है। फिर आपको वहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन भी पढ़नी होंगी। ठीक है। फिर मोस्ट इंपॉर्टेंट ठीक है, ऑर्थोगोनैलिटी थ्योरम जो होगा आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऑर्थोगोनैलिटी थ्योरम। वहाँ से क्वेश्चन हर बार आते हैं। फिर आपका रिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन हो गए, कैरेक्टर टेबल हो गया आपका C2V। ठीक है। C3V के लिए आपका पॉइंट ग्रुप के लिए वहाँ पे आपका कैरेक्टर टेबल होगा। ठीक है। फिर आपकी जो ग्रुप थियरी ट्रांसफॉर्मेशन की प्रॉपर्टीज है फॉर एटॉमिक क्रिस्टल्स वो होगा। फिर हाइब्रिडाइजेशन ऑफ सिग्मा बॉन्डिंग आपको पढ़ना है। तो ठीक है, ये सब कुछ आपका हो गया सिमेट्री एंड ग्रुप थियरी के अकॉर्डिंग। ठीक है। उसके बाद हम लोग दूसरा आता है, तो दूसरा आता है आपका यूनिट क्वांटम मैकेनिक्स। ठीक है। क्वांटम मैकेनिक्स में बहुत सारे क्वेश्चन है जो कि आपको पूछे जाते हैं। ठीक है। क्वांटम मैकेनिक्स अपने आप में थोड़ा लेंथी चैप्टर हो जाते हैं, लेकिन फिर भी हम लोग उसको कवर करेंगे। तो ठीक है, क्वांटम मैकेनिक्स में आपका सबसे पहले होता है कि डायमेंशनल हार्मोनिक ऑसिलेटर वाला जो थियरम है वो इंपॉर्टेंट होता है। फिर आइगन फंक्शंस ऑफ एंगुलर मोमेंटम वो इंपॉर्टेंट है। आइगन वैल्यूज ऑफ एंगुलर मोमेंटम वो इंपॉर्टेंट है। उसके बाद देखिए, ये सारे जो है इंपॉर्टेंट चैप्टर है, उसमें सबसे ज़्यादा आपका जो पूछा जाता है वो स्पिन ऑर्बिटल कपलिंग है, जेमिन इफेक्ट है, मैग्नेटिक इफेक्ट है और स्प्लिटिंग वाला। तो वहाँ से भी क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं, वो हम लोग कवर अप करेंगे। ठीक है। उसके बाद आपका हो गया थर्ड हो गया आपका इनऑर्गेनिक रिएक्शन मैकेनिज्म। इनऑर्गेनिक रिएक्शन मैकेनिज्म में भी से क्वेश्चन बहुत अच्छे आते हैं। ठीक है।
तो इसमें सबसे पहले आपका स्टार्ट होता है लेबल और इनर्ट कॉम्प्लेक्सेस से, फिर आता है आपका लेबिलिटी और इनर्टनेस की आपकी जो फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल होंगे उनको कौन रिस्पॉन्सिबल कर रहा है, ठीक है। उसके बाद आपका मेटल कॉम्प्लेक्स की कॉम्प्लेक्सेस है उसकी रिएक्टिविटी, फिर लिगेंड रिप्लेसमेंट रिएक्शन पढ़ेंगे हम लोग। उसके बाद उसका मैकेनिज्म आता है, फिर जो इनर्ट और लेबल कॉम्प्लेक्सेस है, ठीक है, उसका इंटरप्रिटेशन आपको करना है, ठीक है। फिर ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्सेस है ऑन द बेसिस ऑफ आपका रिएक्शन रेट है, वीबीटी है, सीएफटी है, आपकी जो बैलेंस बॉन्ड थियरी है, ठीक है, क्रिस्टल फील्ड थियरी, उसके अकॉर्डिंग आपको पढ़ना है, ठीक है। उसके बाद जो वहाँ पे आपका मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है वो काइनेटिक एप्लीकेशन ऑफ सीएफटी हो गई, डिटर्मिनेशन ऑफ स्टेबिलिटी आप जॉब्स मेथड से कैसे निकालते हो, फिर आपका सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन स्क्वायर एंड प्लानर कॉम्प्लेक्सेस, जैसे कि स्क्वायर प्लानर कॉम्प्लेक्स है तो उसका आपका सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कैसे होता है वो देखना है। फिर काइनेटिक्स सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है PT2 कॉम्प्लेक्सेस के लिए, फिर काइनेटिक्स ऑफ ऑक्टाइडल सब्स्टिट्यूशन है, एसिड हाइड्रोलिसिस हो गया आपका, फैक्टर अफेक्टिंग एसिड हाइड्रोलिसिस, बेस हाइड्रोलिसिस, कॉन्जुगेटेड बेस मैकेनिज्म, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट एविडेंस इन फेवर ऑफ ए कॉन्जुगेटेड मैकेनिज्म। तो ये लास्ट वाले टॉपिक से वो बहुत इंपॉर्टेंट है, और जो कॉन्जुगेटेड बेस है, ठीक है, वो तो मोस्टली पूछा जाता है, ठीक है, ये थोड़े मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। उसके बाद हम लोग चौथा यूनिट की बात करें तो हो गया आपका मेटल क्लस्टर। मेटल क्लस्टर में से देखो, मेटल क्लस्टर में सबसे इंपॉर्टेंट आपका कार्बोनाइल क्लस्टर, ठीक है, उसका क्लासिफिकेशन पढ़ना है, इंट्रोडक्शन पढ़ना है। उसके बाद ये जो HNCC एस वाला जो है वो इंपॉर्टेंट टॉपिक है। फिर व्हाट इज रूल, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, व्हाट इज रूल पूछा जाता है, यहाँ से आपका क्वेश्चन आते हैं। फिर आपको देखना है कि हैलाइड टाइप्स क्लस्टर है तो वहाँ पे डाइन्यूक्लियर क्लस्टर हो गया, आपका ट्राइन्यूक्लियर क्लस्टर हो गया, टेट्रान्यूक्लियर क्लस्टर हो गया, हेक्सान्यूक्लियर क्लस्टर हो गया। तो उसके जो आपको ना वहाँ पे स्ट्रक्चर्स वगैरह भी ड्रॉ करने होंगे तो वो देखना है, ठीक है। फिर उसके बाद आपका जिंटल आयन वाला पढ़ना है आपको, फिर कार्बोरेंस है, मेटलोबोरेंस है, मेटलोइड कार्बोरेंस है, ठीक है। फिर हायर बोरेंस को भी आपको पढ़ना है। हायर बोरेंस में आपके पास 2 बोरेन है, हेक्साबोरेन और डेकाबोरेन, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद नंबर एंड टाइप्स ऑफ बॉन्ड प्रेजेंट हायर बोरेंस के, अगर हायर बोरेंस है तो कौन कौन सा बॉन्ड प्रेजेंट है वो आपको दिखवाना है। तो ये होगा कुछ आपका इनऑर्गेनिक के लिए, ठीक है। अभी आप लोग पढ़ेंगे कि इसका क्या प्रिपरेशन कैसे स्टार्ट करना था, ठीक है। तो प्रिपरेशन में सबसे पहले अगर कहूँ तो आप सिमेट्री स्टार्ट कीजिए, क्वांटम मैकेनिक्स को लास्ट में लीजिए। उसके बाद अगर आपको मेटल क्लस्टर ईजी लगता है तो आप मेटल क्लस्टर के बाद जाइए, और उसके बाद इनऑर्गेनिक रिएक्शन मैकेनिज्म पे जाए। मेरे अकॉर्डिंग मैं अगर कहूँ तो आपको पहले सिमेट्री करना चाहिए, सिमेट्री के बाद आपको मेटल क्लस्टर करना चाहिए, मेटल क्लस्टर बाद इनऑर्गेनिक रिएक्शन मैकेनिज्म पर जाए, और क्वांटम मैकेनिक्स को लास्ट में रखें, क्योंकि वो टॉपिक थोड़ा आपको क्या बोरिंग जैसा लगता है, थोड़ा टाइम जाता है उसमें, तो वो डिपेंड करता है आपके सबके प्रिपरेशन पे, ठीक है। अगर मान लो आपको सिर्फ इनऑर्गेनिक के लिए आपको यहाँ पे स्टार्ट करना है तो हम लोग एक बैच स्टार्ट करने जा रहे हैं, वहाँ पे बैच स्टार्ट करने जा रहे हैं, वहाँ पे आप लोग को पूरा MSc Sem 1 का सिलेबस कवर करवाया जाएगा, ठीक है। और अगर आप चाहो तो सिर्फ इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का अलग से एक बैच होगा, वो भी आप ज्वाइन कर सकते हो, हम लोग आगे डिस्कस करते हैं। उसके पहले हम लोग दूसरा आपका सिलेबस देख लेते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए, ठीक है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सबसे पहले देख लेते हैं यूनिट 1 में आपका हो जाएगा रिएक्शन मैकेनिज्म एंड रिएक्टिव इंटरमीडिएट्स, ठीक है। यहाँ पे आपको रिएक्शन मैकेनिज्म के बारे में पढ़ना है, और रिएक्टिव इंटरमीडिएट्स हो गया आपका, जैसे कार्बोकेटायन हो गया, कार्बोनैन हो गया, आपका कार्बिन हो गया, फ्री रेडिकल हो गया, तो उसके बारे में आपको पढ़ना है, ठीक है। वो जैसे जैसी रिएक्शन आएगी वो आपको उसके अकॉर्डिंग पढ़ना है। फिर आपका पेरासाइक्लिक रिएक्शन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और यूनिट भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसमें आपको इलेक्ट्रोलिसिस रिएक्शन, साइक्लोएडिशन रिएक्शन और सिग्माट्रोपिक रीअरेंजमेंट्स पढ़ना है। ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये इंपॉर्टेंट यूनिट है, यहाँ से क्वेश्चन आते हैं, हर बार आते हैं, और मेनली यहाँ से जो क्वेश्चन आते हैं वो आप लोगों को आगे भी काम आता है। जैसे कि आप लोग अगर CSIR नेट की प्रिपरेशन कर रहे हो, JSET की प्रिपरेशन कर रहे हो, तो यहाँ पे मोस्टली क्वेश्चन यहाँ से भी बहुत अच्छे सारे आते हैं, ठीक है। उसके बाद आपको थर्ड यूनिट जो पढ़ना वो होगा आपका सब्स्टिट्यूशन एंड एलिमिनेशन रिएक्शन। वहाँ पे आप लोग एलिफेटिक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पढ़ोगे, एरोमेटिक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पढ़ोगे, और लास्ट में आपका एलिमिनेशन रिएक्शन होगा, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, वो हम लोग जैसे करेंगे आगे वो दिखाएंगे हम लोग। फिर चैप्टर नंबर 4 की बात करें, सॉरी यूनिट 4 की बात करें तो वहाँ पे आपका स्टीरियो केमिस्ट्री आ जाएगा और कन्फर्मेशनल एनालिसिस आ जाएगा, वो दोनों आपको पढ़ने हैं। तो यहाँ पे स्टीरियो केमिस्ट्री इंपॉर्टेंट टॉपिक है। फिर उसके बाद आप लोग देखो तो पेरिसाइक्लिक इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ठीक है। अगर आपको मैं स्टार्ट करने के लिए बोलूँ तो आप लोग रिएक्शन मैकेनिज्म से स्टार्ट कर देना, उसके बाद आप सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन रिएक्शन पे चले जाना, और उसके बाद पेरिसाइक्लिक पे चले जाना, ठीक है। स्टीरियो केमिस्ट्री में कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कर लोगे तो बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि वहाँ से ही क्वेश्चन मोस्टली आते हैं हर बार, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम लोग वो जो हमारा कोर्स होगा वहाँ पर हम लोग दे देंगे, तो हम लोग उसके बारे में आगे बात करते हैं, ठीक है। आगे जाते हैं हम लोग आपका चैप्टर आपका पेपर नंबर 3 फिजिकल केमिस्ट्री। फिजिकल केमिस्ट्री में सबसे पहला आता है आपका केमिकल काइनेटिक्स, ठीक है। केमिकल काइनेटिक्स के बाद क्या आपको जाएगा थर्मोडायनेमिक्स, और थर्मोडायनेमिक्स के बाद आपका स्टैटिकल थर्मोडायनेमिक्स,
और पॉलीमर केमिस्ट्री। ठीक है, पॉलीमर अपने आप में इजी चैप्टर है, वहाँ पे आप मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर लोगे तो आ जाएगा, क्योंकि वहाँ पे आपको स्टीरियोकेमिस्ट्री ऑफ पॉलीमर्स पढ़ना है, आपको काइनेटिक ऑफ एडिशन पॉलीमराइजेशन, ठीक है, मतलब जो टाइप्स ऑफ पॉलीमराइजेशन है आपका, एडिशन पॉलीमराइजेशन हो गया, कंडेंसर पॉलीमराइजेशन हो गया, ठीक है, फिर टेक्निक ऑफ पॉलीमराइजेशन है, वो आपका बल्क है, सॉल्यूशन है, सस्पेंशन है, इमल्सन है, तो ये सब कुछ है। फिर आपको पॉलीडाइस्पर्सिटी इंडेक्स पीडीआई के बारे में पढ़ना है, विस्कोमेट्री और ऑस्मोमेट्री के बारे में पढ़ना है, और यहाँ से न्यूमेरिकल्स आते हैं, तो न्यूमेरिकल्स ठीक है। तो फिजिकल केमिस्ट्री के बारे में भी आप लोगों को यहाँ से ईजी हो जाएगा। थोड़ा बहुत अपने आप में फिजिकल केमिस्ट्री थोड़ा लेंदी है, पर जो प्रिपरेशन करोगे तो वो भी हो जाएगा। ठीक है, अभी हम लोग पेपर 4 पे जाते हैं, एनालिटिकल बारे में। तो एनालिटिकल में आपको पता है पार्ट ए और पार्ट बी है, तो यहाँ पे सब पहले हम लोग ए की बात करते हैं। तो यहाँ पे आपका यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री हो गया, फिर आपका क्रोमेटोग्राफी हो गया। क्रोमेटोग्राफी में आपको 2 ही क्रोमेटोग्राफी पढ़नी है, थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी और गैस क्रोमेटोग्राफी। उसके बाद केमिकल मैथमेटिक्स होगा, जो आपको एक्यूरेसी और प्रिसिजन, जो हम लोग एनालिटिकल केमिस्ट्री में जनरली पढ़ते हैं, वो एरर्स वगैरह के बारे में, वही यहाँ पे पढ़ना है, दूसरा कुछ है नहीं। उसके बाद हम लोग का टाइट्रोमेट्रिक मेथड्स एंड एलिमेंटल एनालिसिस है, वहाँ पे हम लोग को सॉल्यूशन पढ़ना है, क्योंकि हम लोग ऑलरेडी 12th में पढ़ चुके हैं, जैसे कि आपका मोलालिटी, नॉर्मालिटी, पीपीएम, पीपीबी, पीपीटी, ठीक है, और पार्ट्स पर मिलियन, पार्ट्स पर बिलियन और पार्ट्स पर ट्रिलियन, वो थोड़ा इंक्लूड है। वहाँ पे हम लोग सिर्फ पार्ट्स पर मिलियन के बारे में पढ़ते थे, यहाँ पे ये थोड़ा एडिशनल पढ़ना, परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम हो गया, परसेंटेज वेट बाय वेट हो गया, तो ये सब कुछ है, ये इजी है। नॉन एक्वेस टाइट्रेशन अपने आप में इजी चैप्टर है। काल फिशर टाइट्रेशन आपको पढ़ना है। काल फिशर जैसे कि हम लोग आगे जाके लैब में जाएंगे, अगर आप इंडस्ट्री में जाते हो तो वहाँ पे यूज़ होता है, ठीक है। फिर एलिमेंटल एनालिसिस, वही एलिमेंटल एनालिसिस जो हम लोग ने 12th में पढ़ा है, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में वहाँ पे आपका पढ़ा हुआ है, ठीक है। तो वहीं से सेम ये जो है वो ईजी पार्ट है, तो हम लोग वो भी कवर कर लेंगे। उसके बाद हो गया आपका बी की बात करें कि अगर एनालिटिकल केमिस्ट्री में आपका इलेक्टिव पेपर बी है, तो पेपर बी में आपका फोटोएक्यूस्टिक स्पेक्ट्रोस्कोपी है। इसके बाद आपका ऑप्टिकल रोटेटर डिस्पर्जन एंड सॉल्यूशन डिक्रोमिक आपका जो स्पेक्ट्रोस्कोपी है, देखिए ये थोड़े वर्ड्स थोड़े हैवी वर्ड्स हैं, ठीक है, यहाँ पे आपको ये याद रखना। फिर आपका लिक्विड एक्सट्रैक्शन हो गया, प्रेशर्स फ्लूइड एक्सट्रैक्शन हो गया, ठीक है, ये सब कुछ आपको पढ़ना है। और जो लास्ट वाला टॉपिक आपका वो माइक्रोवेव असिस्टेड एंड सुपरक्रिटिकल फ्लूइड एक्सट्रैक्शन, तो ये हो गया आपका बी। और इसके बाद हम लोग स्किल एनहेंसमेंट वाला पेपर के लिए भी बात करते हैं। तो स्किल एनहेंसमेंट पेपर के लिए आपका सबसे पहले तो कहते हैं सॉल्यूशन प्रिपरेशन, कैसे सॉल्यूशन प्रिपेयर करना है, ठीक है। अगर सॉल्यूशन चैप्टर आपने 12th में इजीली पढ़ा हुआ तो यहाँ पे से आपको एकदम इजी हो जाएगा ये सब कुछ, क्योंकि वहीं पे वो सेम है। स्पेसिफिक ग्रेविटी आप लोग पढ़ चुके हो, मोलिकुलर वेट है, एटॉमिक वेट है, नॉर्मालिटी है, एसिडिटी है, बेसिडिटी है, ये सब कुछ आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो, तो ये इतना हैवी चैप्टर नहीं होगा, आपके लिए इजी रहेगा। फिर केमिकल सेफ्टी एंड एथिकल हैंडलिंग ऑफ केमिकल्स, केमिकल को कैसे हैंडल करना है, देखिए ये इंडस्ट्रियल पर्पस के लिए से इसको ना इंक्लूड किया गया है, तो इसमें भी इतना ज़्यादा कुछ हाई लेवल का नहीं है, आप प्रिपरेशन करोगे तो इजीली हो जाएगा, ठीक है। अभी आप लोगों को पता चल गया कि ये सिलेबस क्या है, अभी प्रिपरेशन कैसे करनी है तो मैं वो बता देता हूँ, ठीक है। जैसे आप सभी लोगों को पता है कि हमारा जो कोर्स हमारी जो आपकी जो एग्ज़ाम है MSc Sem 1 की, वो आपकी स्टार्ट होने वाली है 18 नवंबर से, ठीक है। 18 नवंबर तक आपको पूरा सिलेबस कंप्लीट करना है। तो हम लोग ने क्या किया है कि आपके लिए एक कोर्स डिज़ाइन किया है, ठीक है। इस कोर्स में क्या होगा, इस कोर्स में आपको ना देखो MSc Sem 1 का पूरा सिलेबस मिल जाएगा, ठीक है। VNSU के सिलेबस के अकॉर्डिंग हमने पूरा जो है आपका कोर्स डिज़ाइन किया हुआ है, ठीक है। उसमें आपका MSc Sem 1 के जो आपके 4 चैप्टर्स हैं, जगह 4 जो पेपर है, पेपर 1 इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, पेपर 2 आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, पेपर 3 फिजिकल केमिस्ट्री और आपका पेपर 4 हो गया, ठीक है। और स्किल एनहेंसमेंट वाला है जो हम लोग अलग से लेते हैं, ठीक है। तो सब्जेक्ट आपका केमिस्ट्री है, आपका VNSU के सिलेबस के अकॉर्डिंग पूरा सिलेबस जो हम लोग 18 नवंबर से पहले आप पूरा कंप्लीट कर देंगे। और इसी कोर्स में आपको हर एक चैप्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि एग्जाम में आने की जो है संभावना ज़्यादा होती है, तो वो हम लोग लेके आएंगे, प्रोबेबिलिटी उसकी इंक्रीज हो जाती है, ठीक है, उस क्वेश्चन की। तो हम लोग क्या करेंगे, प्रीवियस ईयर्स के जितने भी पेपर्स है उसका एनालिसिस करेंगे, उसमें से पेपर में से क्वेश्चन निकालेंगे और वो जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे वो आपको PDF में वगैरह मिल जाएगा, ठीक है। इस कोर्स की अगर हम लोग मैं बात करूँ तो मोस्टली आपका यहाँ पे बेनिफिट्स ऑफ कोर्स में क्या है कि आपका मोस्टली सिलेबस कवर हो जाएगा, ठीक है। चैप्टर्स वाइज आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिल जाएंगे, ठीक है। मेरी बात ध्यान से सुनिएगा कि आपका जो सिलेबस है वो कंप्लीट कवर हो जाएगा, आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चैप्टर वाइज आपको मिल जाएंगे, एग्जाम की प्रिपरेशन आपकी यहाँ पे हो जाएगी, ठीक है। और आपको जो टॉपिक की नोट्स है वो ऑफलाइन मिल जाएगी, जी हाँ, जो हम लोग टॉपिक्स पढ़ेंगे उस टॉपिक्स की ऑफलाइन नोट आपको हमारी एप्लीकेशन पे मिल जाएगी। आपको करना क्या है, ठीक है, तो
आपको करना यही है कि आपको हमारे जो कोर्स है, कोर्स को लेने के लिए आपको डिस्क्रिप्शन में मैं एक लिंक दे दूंगा, ठीक है। वहाँ से आपको एप्लीकेशन डाउनलोड करना है। एप्लीकेशन का नाम है हमारा एपी एजुकेशन करके। तो एपी एजुकेशन का एप्लीकेशन आपको डाउनलोड करना है। एप्लीकेशन डाउनलोड करने के बाद आप वहाँ पे पेड कोर्सेज में जाओगे तो पेड कोर्सेज में आपको वहाँ पे लिस्टिंग मिल जाएगी जितने भी हमारे पेड कोर्स हैं। तो पेड कोर्सेज में आपको MSc सेम 1 का नवंबर 2024 वाला जो बैच है वो ज्वाइन करना है, ठीक है। याद रखिएगा MSc सेम 1 नवंबर 2024 का बैच आपको ज्वाइन करना है। लेकिन इसमें भी ये है कि आप अर्ली बर्ड्स हो, यानी कि अगर आपने 1 अक्टूबर से पहले इस कोर्स को लिया है तो आपको ना 30% ऑफ मिल जाएगा। ये कोर्स की वैसे प्राइस है 499, सिर्फ 499 रुपीज़ आपकी यहाँ पे कोर्स फी रहने वाली है। ये कोर्स फी 499 है, लेकिन अगर आप 1 अक्टूबर से पहले लेते हैं तो वहाँ पे मैंने अपना कूपन कोड लगा दिया है, आप AP24, ठीक है, ये कूपन कोड लगा देना। वहाँ पे ऑलरेडी जैसे आप आ जाओगे वहाँ पे स्क्रीन पे आपको दिख जाएगा, 30% ऑफ मिल जाएगा। 499 का कोर्स आपको 30% ऑफ पे मिल जाएगा। लेकिन अगर यही कोर्स आप 1 अक्टूबर के बाद लोगे तो वहाँ पे आपका 30% ऑफ नहीं मिलेगा, तब आपके जो कोर्स की प्राइस रहने वाली है वो 499 ही रहने वाली है, ठीक है। तो ये हो गई हमारे कोर्स के बारे में बात हो गई, ठीक है। MSc के जितने भी स्टूडेंट्स हैं आप सब उन सभी स्टूडेंट्स को ये फॉरवर्ड करना, उनको ये कोर्स बाय करना तो कर दे, वो कर सकता है, ठीक है। देखिए यहाँ पे सिलेबस कवर्ड हो जाएगा। जनरली क्या होता है कि वहाँ पे सिलेबस आपके एग्जाम कॉलेज में थोड़े बहुत प्रॉब्लम की वजह से क्लियर नहीं हो पाता है, तो यहाँ पे आपका सिलेबस भी क्लियर कवर्ड हो जाएगा और आपको क्वेश्चन भी इजीली मिल जाएंगे। और यहाँ याद रखिएगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको मिलेंगे। अगर आपको सिलेबस भी कवर नहीं कर पा रहे हो, आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी करके जाते हो तो एटलीस्ट आपकी AT-KT नहीं आएगी, ठीक है। अगर AT-KT आ जाती है तो भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं, हम लोग फिर से उसका दूसरा बैच लाएंगे जहाँ से आपको AT-KT हम लोग क्लियर करवाएंगे। तो आपके लिए हम लोग मेहनत करने वाले हैं, बस आपको ये कोर्स ज्वाइन करना है, ठीक है। मान लो किसी के पास एप्लीकेबिलिटी नहीं है कि 499 आप लोग पे कर सको, तो हमने इस कोर्स को डिवाइड कर दिया है, ठीक है। डिवाइड में हमने ये किया कि आप लोग का जो VNSU का पेपर 1 है आप सिर्फ पेपर 1 भी ले लो। मान लो आपको MSc केमिस्ट्री का पूरा सिलेबस नहीं लेना है, यानी कि आपको इनऑर्गेनिक पेपर 1, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पेपर 2, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पेपर 3, फिजिकल केमिस्ट्री पेपर 4 एंड पेपर 5 आपका जो स्किल एनहेंसमेंट है वो सभी आपको नहीं लेना है। वो आपका पूरा प्राइस होता है 499। अगर आप अभी से ले लेते हो तो आपको डिस्काउंट मिल जाएगा 30% आपका। लेकिन आपको लगता है कि नहीं चलो मैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री अपने आप से कर लूँगा, मान लो मैं ऑर्गेनिक अपने आप से कर लूँगा, फिजिकल अपने आप से कर लूँगा, तो वेल एंड गुड, ठीक है। आप लोग क्या करोगे, मान लो कि आपको इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपको लगता है हार्ड है तो सिर्फ आप इनऑर्गेनिक की बैच ज्वाइन कर लो, या तो फिर आपको लगता है ऑर्गेनिक की बैच मेरे को ज्वाइन करनी चाहिए तो आप सिर्फ ऑर्गेनिक की बैच ज्वाइन कर लो। लगता है आपको फिजिकल की बैच ज्वाइन करता है, फिजिकल की बैच भी ज्वाइन कर सकते हो।